मैंने एक एपी लिखा, क्या लिखूं, मैं ऐसे लिख देता हूँ 3, किसी भी प्रोग्रेशन को बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे मिनिमम 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। 3 टर्म्स मुझे दिखानी ही होंगी वहाँ पे। 3 टर्म्स नहीं होगी तो मुझे पता नहीं चलेगा वो किस टाइप का सीक्वेंस बन रहा है और क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसका अभी लेना नहीं चाहता और कुछ और कन्फ्यूज़न आपके लिए नहीं बनाना चाहता। अभी फ़िलहाल आप ये दिमाग में बैठा के चलना कि किसी भी प्रोग्रेशन, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ज्योमेट्रिक में भी यही रूल्स होते हैं, लेकिन हम अर्थमेटिक को ही पढ़ रहे हैं, इसलिए उसी सीक्वेंस की ही बात करते हैं, उसी प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो उसके अंदर मुझे कितनी 3 टर्म्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि पहली 3 टर्म मुझे दिखानी ही होंगी, या बीच की कहीं की भी 3 टर्म मुझे दिखानी ही होंगी। ठीक है, अगर मैं किसी सीक्वेंस को दिखाना चाहता हूं तो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि वो एक एपी ही है, इस बात को भी समझो आप, अगर मैं बोल दूं कि एक एपी ही है तो उसके अंदर आप 2 टर्म से भी काम चला सकते हो। ये कंफ्यूजन कब बनेगी, आपकी 11th क्लास में बनेगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये अगर मैं 2 ही टर्म दे दूंगा तो आप उसको ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के हिसाब से भी चला सकते हो और उसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी चला सकते हो। लेकिन अभी क्लास 10th के हिसाब से देखें, क्लास 10th के हिसाब से देखें तो आपकी 2 टर्म से भी काम चल जाएगा, 2 टर्म से भी काम। ठीक है, चलो तो मैंने एक एपी लिख दिया। जरूरी कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए तीनों चीजें? नहीं, मतलब क्या चीज कॉन्टिन्यूशन, मतलब किस तरीके का? सर जैसे यहाँ पे 3 फिर स्पेस दे रखा हो, फिर 7 फिर 11 इस तरीके से दे रखा हो तो? कैसे दे रखा हो, मेरे को आवाज क्लियर नहीं हुई, दोबारा बोलो। सर बीच में स्पेस दे रखा, जैसे 3 के बाद फिर कोई डिजिट, फिर 7, फिर कोई डिजिट, फिर 11 हाँ, इस हो सकता है, तरीके से हो दे सकता है, रखा हो। हो सकता है, हो सकता है, तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं शो कर, मतलब कि मैं सामने सामने साफ साफ लिख रहा हूँ कि ये एक एपी है, तो वो साफ साफ क्लियर हो गई बात कि ये केपी की ही बात कर रहे हैं ना, दूसरा प्रोग्रेशन हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप पूरा टॉपिक अभी ज्योमेट्रिक वाला या 2 टाइप की प्रोग्रेशन होते हैं आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, वरना कंफ्यूजन बनती रहेगी मेरे को पढ़ाते हुए और आपको समझते हुए। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं। अभी फिलहाल लेने का फायदा नहीं है क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं करा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे और वो बेतुके रहेंगे। ठीक है, अभी बेतुके रहेंगे क्वेश्चन, वो तुक वाले क्वेश्चन तब बनेंगे जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि जहां से भी आपकी स्टार्टिंग हो रही है, एपी की स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले होगा तो वही एपी होगा, छोटे से बड़े भी हो सकते हैं, बड़े से छोटे में भी जा सकता है एपी। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली या दिक्कत वाली, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अभी पहला एग्जाम्पल आप समझो, डिटेल में अभी आगे चल ही रही हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने 3, 7, 11। तो इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हो कि इससे इसमें जाने में और इससे इसमें जाने में आपको कुछ एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ जाने में, 3 से 7 जाने में आपको कितने नंबर ऐड करने पड़े, इसके अंदर 4 ऐड करना पड़ा, इसके अंदर +4 करना पड़ा। अच्छा, 7 से 11 तक आने के लिए भी आपको क्या करना पड़ा, 4 ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही है कि भाई जितनी भी टर्म्स वहां पे लिखी होती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जितनी भी टर्म्स होंगी, इन सारी टर्म्स के बीच का जो गैप है, जो इनके बीच का गैप है वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 7 और 3 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 11 और 7 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो यानी कि इससे अगले वाली टर्म भी क्या होगी, 11 में 4 प्लस कर दो, अगले वाला नंबर आ जाएगा यानी कि 15, और 15 से अगले वाला नंबर निकालना है तो 15 में 4 और प्लस कर दो, 19। इस तरीके से ये एपी बनता रहेगा, आगे लिखते रहेंगे इसको। ठीक है, तो एपी की जहां से स्टार्टिंग होगी, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, आपको मैंने कहा कि ये एक एपी है, तो एपी कहां से लिखा हुआ मैंने स्टार्ट करा है, 3 नंबर से स्टार्ट करा है। पहला नंबर है 3, तो ये एपी की फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 3। इस एपी की पहली टर्म क्या है, ठीक है, 3। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 3। तो इस फर्स्ट टर्म को अलग से एक नाम दिया गया है, उसको लिखते हैं हम ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए एपी के अंदर कहीं पे भी लिखा होगा तो इसका मतलब वो पहली टर्म को शो बता रहा है, समझा रहा है आपको कि ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो गैप है, टर्म्स के बीच का गैप, नंबर के बीच का गैप, अभी नंबर के बीच का गैप, जो इस और इस नंबर में गैप है और इस नंबर में गैप है, इस गैप को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
और कॉमन डिफरेंस का जो छोटा नाम है वो है डी, सिर्फ डी, सी डी नहीं, सिर्फ डी। ठीक है, और ये डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म से उससे पहले वाली टर्म को आप माइनस कर दो, कोई भी टर्म, अब टर्म वर्ड जो यूज कर रहा हूं पहले वो भी क्लियर कर देता हूं, ये गैप हटा देता हूं क्योंकि इस गैप को हमने एक नाम दे दिया है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे गैप वर्ड यूज कर सकते हैं हम, लेकिन उसका जो फॉर्मूले में और एपी के अंदर जो नाम है वो क्या है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, फर्क। ठीक है, तो गैप ना बोल के उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इन शॉर्ट डी। तो ये जो स्टार्टिंग है ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म, ऐसे ये हो गई फिफ्थ टर्म। तो ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं ए, खाली ए लिख दिया या ए वन डाल दिया तो एक ही बात है, ए लिख दूं या ए वन लिख दूं वो फर्स्ट टर्म ही है। ठीक है, अगर ए के यहाँ पे नीचे 2 डाल दूं तो ये होगा सेकेंड टर्म, ऐसे ए के नीचे यहाँ 3 डाल दूं तो थर्ड टर्म, ए के नीचे 4 डाल दूं तो फोर्थ टर्म, ए के नीचे यहाँ पे 5 डाल दूं तो फिफ्थ टर्म। पावर नहीं बनाना, ठीक है, आ रही है बात समझ में। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4 एंड T5, इस तरीके से। ठीक है, तो T3 मतलब थर्ड टर्म या A3 मतलब थर्ड टर्म, दोनों का सेम मीनिंग है। तो आपके एनसीईआरटी पे जो चलेगा वो T वाले नाम नहीं चलेंगे, ए वाले नाम चलेंगे, लेकिन हम T से भी इसको क्वेश्चन दे सकते हैं। आपकी जो बुक के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वहां पे ए यूज करा है उन्होंने, टी यूज नहीं करा। ठीक है जी, ये थोड़ी थोड़ी सी बेसिक बातें हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, और ये आनी जरूरी भी हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पल्ले पढ़ दी है बात क्या नहीं पढ़ दी? अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, अभी जो बताया वो पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। आगे के क्वेश्चन अभी मत पूछना कि ये हो तो वो हो तो क्या होगा, अभी टॉपिक क्लियर हुआ ही नहीं तो अभी तुम्हारे क्वेश्चन बनने नहीं चाहिए। अभी मैंने बातें सिर्फ समझानी शुरू करी हैं। तो ये हो गई टर्म की एक तरीके से पोजीशन। T3 मतलब तीसरी पोजीशन का नंबर, T4 या T4 को मैं खत्म कर रहा हूँ, T को खत्म कर रहा हूँ, मैं A पे काम करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने A पे काम करा रखा है। A5 मतलब फिफ्थ टर्म, A6 मतलब सिक्स टर्म, यानी कि पोजीशन, उस नंबर की पोजीशन, यानी कि 19 जो नंबर है, यहां फोकस करो अपनी स्क्रीन पे, जो 19 नंबर है ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 5वीं पोजीशन पे आ रहा है। तो इस एपी की फिफ्थ टर्म 19 है, इस एपी की फिफ्थ टर्म क्या है, 19 है। आ रही है बात समझ में? इस एपी की 11th पोजीशन, 11th टर्म जो है, सॉरी 11th टर्म नहीं, जो इस एपी के अंदर 11 एक नंबर लिखा हुआ है वो कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, तीसरी जगह पे लिखा हुआ है, यानी कि इस एपी की थर्ड टर्म 11 है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आसान सी बात है जो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये बातों में आगे कंफ्यूजन बनती है, इसलिए मैं इनको ऐसे डिटेल में समझा रहा हूं कि इस जगह का नंबर ये है, वो ए के साथ जो लिखा है वो उसकी पोजीशन है, और जो नीचे लिखी है वो उसकी वैल्यू है, उस पोजीशन पे क्या वैल्यू आई। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो इस एपी को, यानी कि एपी के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग वाली टर्म को ए बोलते हैं, और उसके अंदर जैसे कि 3 से 7 में जाना था तो आपने क्या करा, 3 के अंदर 4 प्लस करा, फिर 7 के अंदर 4 प्लस करा, फिर 11 के अंदर 4 प्लस कर दिया, ऐसे उससे आगे जाने के लिए आपने उसके अंदर 4 प्लस कर दिया। और वो 4 क्या चीज थी, इनके बीच का गैप, इनके बीच का फर्क, उस फर्क को हमने नाम दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। तो इन टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना था, 4 था। तो यानी कि ए से पहली टर्म से अगली टर्म में जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को प्लस करा दो, डी वाली वैल्यू को प्लस करा दो। अच्छा, इस a प्लस डी से अगली वाली टर्म में जाना है तो क्या करोगे, a में a प्लस डी था उसमें एक बार d और प्लस करा दो, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 2d, हाँ लिख सकते हो। अब इससे अगली वाली टर्म निकालनी है तो क्या करोगे, a प्लस 2d के अंदर एक d और प्लस करा दो, यानी कि ये बन जाएगा a प्लस 3d। सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ये बात भेजे में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। भाई 3 में 4 प्लस करो 7, 7 के अंदर 4 प्लस करो 11, 11 के अंदर 4 प्लस करा 15, 15 के अंदर 4 प्लस करा 19। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता था, जो तीसरी वाली टर्म थी जिसको मैंने 11 लिखा है, वो फर्स्ट टर्म के अंदर 2 बार डिफरेंस ऐड करा दिया,
2 बार डिफरेंस ऐड करा दिया, तो 4 और 4 8 और 3 11, यही तो हो रहा है। यानी कि 3 + 2d, यानी कि 3 की वैल्यू थी a और d की वैल्यू थी 4 2d, इस तरीके से। ठीक है, इसको लिखा रहने देता हूं। ये क्या हुआ, बच्चे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो अच्छा, इससे अगली वाली टर्म निकालनी हो तो क्या करूंगा, a + 3d के अंदर एक d और प्लस करा दूंगा, यानी कि a + 4d। ठीक है जी, a मतलब फर्स्ट टर्म, a + d मतलब सेकेंड टर्म, a + 2d मतलब कौन सी टर्म, तीसरी टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे लिखूंगा ना a3। a + 3d मतलब कौन सी टर्म, ये फोर्थ टर्म, यानी कि एरो ऊपर की तरफ बनाना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा कि इस टर्म की ये वाली वैल्यू, इस टर्म की सेकेंड टर्म की ये वैल्यू, फर्स्ट टर्म की ये वैल्यू। अगर मैं बोलूँ फिफ्थ टर्म तो यही है ना तुम्हारी a + 4d। अब इसके अंदर एक खासियत आ रही है, तुम्हारे को समझ में आ रही है क्या खासियत हो रही है इसके अंदर, क्या खास बात समझ में आ रही है इस पूरे जो भी हमने यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं और उसको इस पैटर्न में लिखा है, तो इसमें देखो कुछ खास बात नजर आ रही होगी तुम्हारे को, समझाता हूँ वो खास बात क्या है। बस इतनी कोई शेड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जब तुमने फर्स्ट टर्म निकाली तो यहाँ पे a था, यानी कि फर्स्ट टर्म तो AP की स्टार्टिंग हो गई वहां से। चलो, जब तुमने सेकंड टर्म निकाली तो उसके अंदर कितने डिफरेंस प्लस कराए, एक डिफरेंस। जब तुमने थर्ड टर्म निकाली तो तुमने कितने डिफरेंस प्लस कराए, दो डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 2d प्लस कराया, एक तरीके से 2d प्लस कराया। a4 निकाला, फोर्थ टर्म निकाली तो उसमें कितने d ऐड कराए, 3d ऐड कराया, a के अंदर 3d ऐड कराया। सबके अंदर a तो आ रहा है, सबके अंदर a आ रहा है, सबके अंदर a आ रहा है, सबके अंदर a आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि भेजे में रहे बात, सबके अंदर a आ रहा है। फर्क किस चीज में आ रहा है, d वाली वैल्यू पे फर्क आ रहा है। पहले टर्म में d था ही नहीं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म को a + 0d, इसके अंदर d प्लस ही नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड टर्म के अंदर d एक बार प्लस हो गया, थर्ड टर्म के अंदर d दो बार प्लस हो गया, फोर्थ टर्म के अंदर d चार बार प्लस हो गया, फिफ्थ टर्म निकाली तो d फोर्थ टर्म निकाली तो d तीन बार प्लस हुआ और फिफ्थ टर्म निकाली तो d चार बार प्लस हुआ। ठीक है, तो यानी कि मुझे एक यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आया कि यार जोन सी भी टर्म का नंबर निकाल रहा हूँ, यानी कि फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ, फिफ्थ टर्म निकाल रहा हूँ या सिक्स टर्म निकालूंगा या थर्ड टर्म निकाल चुका हूँ, तो उसके अंदर d एक कम होके आ रहा है। यहाँ पे तीसरी वैल्यू निकाल रहा था, तीसरी टर्म निकाला था तो d एक कम हो गया, यहाँ पे चौथी टर्म निकाल रहा था तो d एक कम हो गया, 3d आ गया, यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकाली तो d एक कम हो गया। ये पैटर्न सारे में चल रहा है ना, आगे भी यही चलेगा। तो यानी कि कोई सी भी टर्म अगर मुझे निकालनी है, मानो कि मैं अगर इसकी 50th टर्म निकालता, 50वें नंबर की टर्म निकालता, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ऐसे 50वें नंबर की टर्म निकालता, 50th पोजीशन की टर्म निकालता, तो सिंपल सी बात थी, फर्स्ट टर्म तो आती आती d एक कम हो जाता, 49d हो जाता। बात समझ रहे हो, यही पैटर्न फॉलो होता ना, ये इसी तरीके से आगे चलता, डॉट 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 डॉट। और मैंने यहाँ पे कहा कि मानो कि अभी मैं बीच में कहीं पे रुकता हूँ 21वीं टर्म पे, 21st टर्म क्या होती, तो आप कहते a + 20d हो जाता। जैसे यहाँ पे dd, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जैसे फिफ्थ टर्म की बात करी तो a तो रहा प्लस हो गया 4d, ऐसे 21st टर्म निकालूंगा तो a + 20d। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं डॉट 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 करके, अब मैं निकालता हूं यहाँ पे a35, यानी कि 35th टर्म, 35वें नंबर पे, 35वीं पोजीशन पे, 35th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, उसकी कैलकुलेशन बनेगी a + 34d, ऐसे ही बनेगा ना। यहां तक समझ में आया तो बताओ मेरे को, नहीं है किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करो। ठीक है, मान के चल रहे हैं सबको क्लियर हो गया। तो यानी कि कोई सी भी टर्म निकालनी है तो d उसमें से एक कम हो रहा है, कोई भी टर्म निकालनी है तो d उसमें से एक कम हो रहा है, ये मेरे को समझ में आ रहा है, इस पैटर्न से ये समझ में आया। अच्छा जी, तो मैं कोई सी भी टर्म निकालने का ना एक फॉर्मूला बना सकता हूं, यहाँ पे उसको लिखा मैंने nth टर्म, यानी कि n मतलब पोजीशन,
इस पोजीशन का नंबर क्या बनेगा, तो उसको मैंने लिखा कि nth टर्म बनेगी, a तो आएगा ही आएगा, d किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे एक कम कर दो, ठीक है, d एक कम कर दो भाई। 50th टर्म जब आप लिख रहे हो, ऊपर मैं दिखा रहा हूं 50th टर्म, तो d कितना आ रहा है, 49d आ रहा है, यानी कि इसी चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, a प्लस 50 माइनस 1d, यही तो हो रहा है। तो यानी कि इसके लिए एक रूल बनाना था, तो रूल लिखने के लिए हम क्या करते यार, जब कोई नंबर डायरेक्टली दे रखा है 50, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 49d, लेकिन 49 आया कैसे था, 50 में से एक ही तो माइनस करा था, तो 50 में से एक माइनस करा था, यानी कि कोई सी भी टर्म निकालनी है तो उसमें से एक माइनस करके d से मल्टीप्लाई करा दो और a साथ में प्लस करना है, तो ये इसका रूल मिल गया। अब साधारण सी भाषा में बोलो तो ये आपके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कोई सी भी टर्म निकालने का, nth टर्म फाइंड करने का, या इसको बोल देते हैं हम जनरल टर्म, ठीक है। ये किसी भी एपी के लिए जनरल टर्म का काम करेगा, यानी कि अगर उस एपी का आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए, फर्स्ट टर्म मिल जाए, फर्स्ट टर्म मतलब ए मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए, यानी कि डी मिल जाए, तो आप उस एपी की अब कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके, ऊपर वाले जिसको मैं येलो शेड में कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया रूल इसका। अब जो बातें समझाई हैं, इतनी बात समझ में आई है, अब इतने में किसका क्या डाउट है वो बोल दो फटाफट से। अब पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है, महक आपने जो क्वेश्चन पीछे पूछा था अब आप पूछ सकते हो, कि अब आप बात कर सकते हो मेरे से। इतने में कोई डाउट नहीं है किसी को? सर क्लियर हो गया था मेरा ओके, डाउट। हाँ मैं तभी कह रहा था कि रुको थोड़ी देर। तो ये तो हो गया एपी का इंट्रोडक्शन और कुछ जो फॉर्मूले की बात थी स्टार्टिंग की। तो अब और कुछ समझाने से बेटर मैं एक्सरसाइज को उठा लेता हूँ। तो इसका पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, ठीक है। वो आपको मालूम है कि मैं वर्ड प्रॉब्लम हमेशा लास्ट में लेता हूँ और सारी इकट्ठी ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। वो कह रहे हैं पहली 4 टर्म लिखनी है आपने एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो बड़ा आसान नहीं हो गया, आपको कोई सी भी, अभी तो ऊपर समझा दिया कि आपको ए पता हो डी पता हो तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। तो आपने एपी की पहली 4 टर्म पूछी है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एपी की बात करूं तो आप जरा ऊपर जाओ, आपको बताया था जब फर्स्ट टर्म है वो लिखी जाती है ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ठीक है ना। तो इसी का यूज कर लेते हैं। एपी में फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाता है, सेकंड टर्म को अगर ए भी दिया हो और डी भी दिया हो तो आप सीधा सीधा से ये रूल लगा सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ठीक है। पहली 4 टर्म ये होंगी। किस चीज की जरूरत है आपको, ए की और डी की? आपने स्टार्टिंग में बोल दिया ना कि ए भी मैं दे रहा हूं और डी भी मैं दे रहा हूं, तो फिर मुझे क्या की प्रॉब्लम है? मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया। ए की जगह पे ए की वैल्यू लगा दो 10, चलो फर्स्ट टर्म मिल गई। ए की जगह पे 10, डी की जगह पे भी 10 है, चलो 10 और 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, सेकेंड टर्म आ गई 20, ठीक है। थर्ड टर्म पे आते हैं, ए प्लस 2d यानी कि ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू थी 10। आपको एक तरीका और बताता हूँ इसका, 10 प्लस 2 इंटू 10, ठीक है ना। ए की जगह पे ए की वैल्यू, डी की जगह पे डी की वैल्यू बस मैंने रिप्लेस करी है, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 20, 20 और 1 30। और ऐसे अगली वाली कितना आ जाएगा, ए की जगह पे 10 और डी की जगह पे भी 10। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 3 और 10 की मल्टीप्लाई 30, 30 में 10 प्लस करा 40। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था इसका,
इसी एपी को लिखने का। आप ये वाला रूल नहीं लगाते, ये वाले फॉर्मूले वाला पार्ट नहीं लिखते, तो भी आपका काम बनता है। और ये मेरे को लगता है ज़्यादा आसान रहता है। अब देख लेना, अब आपकी चॉइस है। फर्स्ट टर्म निकाली 10, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाना है तो डिफरेंस ऐड करा दो। इसके अंदर डिफरेंस ऐड कराया, डिफरेंस कितने का था, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इनके बीच का फर्क, अब उसको डिफरेंस ही बोलना है आपने या खाली डी बोल देना। कॉमन डिफरेंस बोलने की जरूरत नहीं है स्पेशली कि कॉमन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बोल दो, कॉमन डिफरेंस बोल दो या डी बोल दो, तीनों का मीनिंग तो एक ही है। तो डी की वैल्यू कितनी है 10, 10 में 10 प्लस कराओ 20। फिर इससे अगली वाली टर्म निकालनी तो क्या करो, इसके अंदर 10 प्लस करा दो ना 30, यानी कि इसके अंदर डिफरेंस ऐड करा दो। और इससे अगली वाली टर्म निकालनी है तो इसके अंदर फिर डिफरेंस ऐड करा दो। तो तुम्हारे को यहाँ पे फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़ा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें टीचर आपका नंबर काट सकते हैं कि भाई क्या कर दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे उसको क्लियर हो रहा है कि कोई फॉर्मूले का भी यूज करे, क्योंकि टीचर पसंद करते हैं ना कोई फॉर्मूले लिख के दिखाओ, थोड़ा बड़ा सा करके दिखाओ, छोटा सा क्यों करके दिखा दिया। तो वो ये हो गया। तो आसान नीचे वाला होता है, पेपर में आप ऊपर वाला यूज करके आना। ठीक है जी, समझ में आया? पलक समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। आज इंटरनेट दिक्कत दे रहा है, मैंने उसे फ़ोन तो कर दिया है लेकिन कुछ ना कुछ पंगा आ रहा है आज इंटरनेट के अंदर। चलो क्लास चलती रहे, बस इतना ही बहुत है अभी तो फिलहाल। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी बता देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट में देखो a कितना है -2 और d कितना है 0। अच्छा d 0 भी हो सकता है, यानी कि इस AP के अंदर सारी की सारी टर्म्स देखो कैसे आ रही हैं। फॉर्मूले पे काम करते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यानी कि पहली 4 टर्म निकालनी थी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है जी। a की वैल्यू -2, -2 में 0 प्लस कराया तो कितना आ जाएगा -2। सेकंड टर्म भी कितनी आई -2, फर्स्ट टर्म भी कितनी थी -2, थर्ड टर्म कितनी आएगी -2 प्लस 2 टाइम्स 0, 0 का 2 टाइम करोगे तो 0 ही आएगा। 0 में -2 प्लस करोगे, 0 में -2 प्लस करोगे, ऐसे बोलूं कि 0 में -2 करोगे तो -2 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे तो -2 ही आएगा। तो यानी कि ये कांस्टेंट एपी है, यानी कि इस एपी के अंदर कोई चेंजेस आ नहीं रहे। पहली टर्म भी वही है, दूसरी टर्म भी वही है, तीसरी टर्म भी वही है और चौथी टर्म भी वही है। यानी कि जिसके अंदर डिफरेंस 0 का होगा, कोई फर्क ही नहीं होगा पहली दूसरी तीसरी टर्म में, तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है ना। तो रिपीट एपी है ये, यानी कि टर्म्स यहाँ पे रिपीट, वही टर्म रिपीट, एक ही टर्म रिपीट कर रही है। आगे चलते हैं। अब मैं डिफरेंस माइनस वाला ले लेता हूँ, बाकी के बचे हुए 2 पार्ट आप खुद कर लेना। फ्रैक्शन वाला करना कोई बड़ी बात नहीं है, डेसिमल वाला भी फ्रैक्शन वाला एक ही बात है। कौन सा कराऊँ बताओ, अब इन तीनों पार्ट में से कौन सा कराऊँ? मेरे हिसाब से पहले थर्ड समझ लेना चाहिए, क्योंकि माइनस वाली बात भी समझानी है ना आपको। तो नॉर्मल क्वेश्चन में माइनस अब आया A4D -3। अच्छा जी, तो इसको मैं रूल के हिसाब से नहीं कराऊं तो चलेगा? रूल के हिसाब से नहीं कराता, फॉर्मूले से नहीं कराता, आप करके देख लेना बेशक। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली टर्म तो जो a है वो फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को प्लस कराना होता है, फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को प्लस कराना होता है तो सेकंड टर्म आ जाती है। तो फर्स्ट टर्म तो है 4, इसमें डिफरेंस ऐड कराना है तो प्लस का साइन लगा दिया ऐड कराने के लिए। लेकिन डिफरेंस खुद कैसे है, कॉमन डिफरेंस कैसे है, -3 है। तो ये कैलकुलेशन क्या आएगी जरा लिखें इसको। तो 4 - 3 नहीं हो जाएगा ये, 4 - 3 कितना होता है 1। तो सेकेंड टर्म कितनी आई 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई। अब थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करें, सेकंड टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करा दूं ना, ये भी तो हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड टर्म थी 1 और इसमें डिफरेंस की वैल्यू -3 ऐड करा दूं तो कैलकुलेशन क्या आएगी 1 - 3, 1 - 3 कितना होता है -2। ठीक है ना, तो ये आ गई थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म पे जाना है तो क्या करें, थर्ड टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करा दो। ठीक है, ये भी तो कर सकता हूँ ना, थर्ड टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करा दूं। तो थर्ड टर्म की वैल्यू आई है -2 और इसमें प्लस करा दूं -3। तो कैलकुलेशन कितनी आएगी जी, -2 और -3 आ जाएगा -5। तो ये तो हो गया ऐसे नॉर्मल समझने वाली बात आ गई। आप इस पे जो है फॉर्मूले का काम भी कर सकते हैं, वही ऊपर वाला कि a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इससे भी काम कर सकते हो, तो इस पे कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो AP बना, आपको AP लिख के दिखा देता हूँ मैं, वो बना 4, -1, -2 और -5, कॉमा डाल के दिखाना है आपने। ठीक है, इस तरीके से पहली 4 टर्म आ गई।
तो देखो पहली दो टर्म पॉजिटिव आई, अगली दो टर्म नेगेटिव आई। तो एपी की जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। इस बात को समझना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। एपी की जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं, यानी कि डेसिमल में भी आ सकती हैं, रूट में भी आ सकती है, कोई भी रियल नंबर। ये जो टर्म्स हैं ये कोई भी रियल नंबर आ सकता है यहाँ पे। आर, ये कैपिटल आर, बोल्ड आर जो होता है वो रियल नंबर्स के लिए होता है। तो रियल नंबर अभी तक जो आप पढ़ चुके हो वो सारा रियल नंबर वाला है। दुनिया के आज तक की डेट में जितने भी तुमने नंबर पढ़ रखे हैं वो सारे नंबर रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो कोई भी नंबर एपी का पार्ट हो सकता है। लेकिन इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन यानी कि टर्म की जो वही हो गया ना, पोजीशन ही तो हो गया। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, जो इसके अंदर ये 1 है, ये 2 है, जिसको मैं अभी येलो शेड कर रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4, ये क्या है उसकी पोजीशन है। एक तरीके से पोजीशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये A4 मतलब फोर्थ पोजीशन पे क्या नंबर लिखा है, फोर्थ पोजीशन पे -5 लिखा है। तो फोर्थ पोजीशन जो पोजीशन होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। भाई आप मानो कि अपनी क्लास में बैठे हो, यहाँ आप मूवी देखने जाते हो तो सीट नंबर 1 होगा, सीट नंबर 2 होगा, ऐसे ही तीसरी चेयर होगी, फोर्थ चेयर होगी। ऐसे तो नहीं होगा ना -1 चेयर है, -2 चेयर है, ऐसे होता है कभी? नहीं होता। अच्छा पोजीशन की बात करो, क्लास में रैंक की बात करो तो फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, थर्ड रैंक आया, ऐसे बोलते हैं। 3.5 रैंक आया किसी का, 3.5 रैंक आया, ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा बच्चे काउंट करो अपनी क्लास के कितने होंगे, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, ऐसे तो काउंट करोगे। ये थोड़ा ना कहोगे -1 बच्चा, -2 बच्चा, -3 बच्चा, फिर -2, -1, 0, फिर 1 2, 5 बच्चे और आप कहो जी क्लास में तो सर ऐसे 2 बच्चे हैं, हमने काउंटिंग स्टार्ट करी थी वहाँ से -2 से, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 और फिर 2। वो क्या करेगा? एक कान पे पड़ेगा। ये कैसे काउंटिंग करके आया? काउंटिंग मतलब 1 से स्टार्ट, ठीक है? काउंट करो 1 से स्टार्ट होगा। तो जो पोजीशन है, जो टर्म की पोजीशन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इस बात को भी ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन आगे आने हैं इस टाइप के। अभी बात समझ में आ गई कि नहीं आई पोजीशन वाली बात? बताओ। सर आ गई। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ये अब बचे हुए 1-2 जो भी पार्ट हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज। अब आपने एपी बोल दिया, ये एक एपी है। जो भी टर्म्स लिखी हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, जो भी टर्म्स लिखी हैं यहाँ पे, वो ये वाली सीरीज एक एपी की सीरीज है, ये भी एक एपी है, ये भी सॉरी सीक्वेंस है, नॉट सीरीज। सीरीज में प्लस आ जाता है, मैं गलत बोल गया, सीक्वेंस, ठीक है? तो अभी 10th स्टैंडर्ड में ये वर्ड पे इतना फोकस रखने की जरूरत भी नहीं है कि मैंने सीक्वेंस बोल दिया या सीरीज बोल दी, मतलब वैसे दोनों का अलग ही है। तो सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, ये एपी है, ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। और एपी होने का सीधा सीधा मतलब है पहली टर्म से दूसरी टर्म में जाना है तो कोई ना कोई जो उनको माइनस करके पता चल जाएगा। यानी कि अब मैंने शायद फॉर्मूला इस चीज का भी लिखा नहीं है, बता देना चाहिए था मुझे अब तक ये। हाँ चलो अब मैं तुम्हारे को ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि जो गैप है, जो डिफरेंस है वो कैसे निकाला जाता है। यहीं पे लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म तो हो गई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? कोई सी भी टर्म है, ठीक उससे पहले वाली टर्म माइनस करा दो। अब कैसे निकाल सकते हो डिफरेंस को? डिफरेंस को मतलब कॉमन डिफरेंस को, जहाँ डी को, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये कॉमा 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 एंड कॉमा। तो सीधी सी बात यह है कि कोई सी भी टर्म से पहले वाली टर्म माइनस कर दोगे, डिफरेंस आ जाएगा। क्या तुम पहली टर्म से डिफरेंस निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि पहली टर्म के ठीक पहले वाली टर्म तो कोई होगी नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग की टर्म है। तो कभी भी A1 से आप माइनस करके डिफरेंस को नहीं निकाल सकते। तो पहला डिफरेंस अगर आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप कहेंगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। वैसे रूल के हिसाब से हम ऐसे यही फॉर्मूला रटते क्या है, हम ये चीज रटते हैं A2 - A1, लेकिन जरूरी नहीं है कि A2 - A1 से ही डिफरेंस आएगा। आप डिफरेंस निकाल सकते हैं A3 में से A2 को माइनस कर दो तो भी डिफरेंस आएगा, A5 में से A4 को माइनस कर दो तो भी डिफरेंस आएगा। यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको अगर दे रखी हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार टर्म, एक के बाद दूसरी टर्म अगर आपको दे रखी है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करके। बिल्कुल एकदम बेसिक सी बात बता दी है। कोई सी भी टर्म से ठीक पहले वाली टर्म को माइनस कर दो,
डिफरेंस आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप A2 माइनस A1 पे लगे रहो, ठीक है। अगर आपको 10th टर्म और 11th टर्म दे दे कहीं पे AP की 10th टर्म और 11th टर्म, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 11th टर्म में से 10th टर्म को माइनस कर दो, क्योंकि रूल यही है, आगे वाली टर्म में से ठीक पीछे वाली टर्म माइनस कर दो। बात समझ में आगे डिफरेंस भी क्या है? अगर नहीं आया तो बोल देना, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला ही क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे। फॉर द फॉलोइंग एपीज, तो ये एपी है तो ठीक है, एपी है तो मैं लिख देता हूँ कि एक एपी है। अरे भाई कितना परेशान करेगा, अरे एक एपी है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट डाल दिए, कॉमा के बाद तीन डॉट डालने का मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट एपी है। इसके अंदर टर्म्स आप काउंट नहीं कर सकते कितनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या पूछा, इसके अंदर फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म मतलब ए निकालो, और कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालो। दोनों का रूल आपको पता ही क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब जहां से एपी की शुरुआत हो रही है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 3, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करें, अभी तो सारी टर्म्स दे रखी है ना, तो मैं सीधा सीधा सा वही रूल लगा रहा हूँ कि A2 में से A1 को माइनस कर रहा हूँ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ। सेकंड टर्म कितनी है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो आप किसी में से भी उससे ठीक पहले वाली टर्म माइनस करके डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन आप जब पहली और दूसरी टर्म दे रखी हो तो दूसरी में से पहली को ही माइनस कर देना। 1 -3 कितना आया, -2। आप देखो चौथी में से तीसरी टर्म को माइनस करो, फोर्थ टर्म में से तीसरी टर्म को माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो, यानी कि -3 में से माइनस कर दो माइनस का 1, तो कितना आएगा -3 + 1, और इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी, -2 ही आएगा ना। तो डिफरेंस तो सेम ही आना है, अगर वो एपी है तो डिफरेंस हमेशा सेम होगा, कॉमन डिफरेंस कॉमन ही होगा, डिफरेंस हमेशा कॉमन होगा, तभी तो नाम बड़ा कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब वो गैप, और कॉमन मतलब सेम सब तरफ। भाई मेरी भाषा समझ में आ रही है आप लोग के कि नहीं आ रही है? आ रही है सर सर। आपकी भाषा समझ में आ हाँ, रही है। ये वाला शब्द मेरे को सुनने के लिए हमेशा मैं बड़ा खुश होता हूँ इसको, कि समझ में आ रही है बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और मैं नहीं करा रहा, आप खुद कर लेना। फ्रैक्शन क्या माइनस करना नहीं आता, कर लोगे, चलो करा देता हूँ थर्ड पार्ट। 1/3 5/3 9/13 क्यों डाल दिया, 3 है, और फिर 13/3, कलर ये वाला लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये आपने AP बोल दिया, AP बोल दिया तो मतलब जो स्टार्टिंग है वही फर्स्ट टर्म है 1/3, और जो कॉमन डिफरेंस है मैं A2 माइनस A1 वाले रूल से ही निकाल रहा हूँ। सेकंड टर्म में 5/3 माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/3, 3 एलसीएम आया, 5 - 1 बन गया, कैलकुलेशन करके 4/3 आ गई। ये है कॉमन। सर आपकी वॉइस अटक गई। कितने बच्चों को अटक गई? आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी, तो समझ में आ गया ए कितना आया और डी कितना आया। ये कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं, और ये कैलकुलेशन आपको आती है, कोई इसमें इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब वो कह रहे हैं कि बताओ अब एपी कौन कौन से हैं इसमें से, ठीक है। अभी तक तो था कि भाई एपी दे रखा था, अब आपने कह दिया कि एपी भी बताओ ये है कि नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, और उसकी 3 टर्म्स लिखो आगे वाली, जितनी भी टर्म्स दे रखे ना उससे आगे की 3 टर्म और लिख दो, ठीक है।
अब क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी कि कैलकुलेशन तुम्हारे को करनी सिखाई जा रही है। तो फर्स्ट अगर मैं क्वेश्चन देखूं या फर्स्ट पार्ट देखूं तो वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो डिफरेंस निकालो, कैसे आएगा इसका डिफरेंस? 4 में से 2 को माइनस करोगे यानी कि गैप निकालोगे। तो 4 माइनस 2 करा, कितना आया 2। फिर मैं 8 माइनस 4 निकालूंगा, ये कितना आया 4। भाई इसके और इसके बीच का गैप कितना आया 2 आया। इसके और इसके बीच का गैप कितना आया 4 आया। एपी के अंदर तो ये बात नहीं होती ना। एपी के अंदर अगर इसके इसके बीच का गैप 2 है तो इसके इसके बीच का गैप भी 2 होना चाहिए था और इसके इसके बीच का गैप भी 2 होना चाहिए था। तो यानी कि मुझे यहाँ पे सारे तीनों डिफरेंस, यानी कि अगर आपने 4 टर्म दे रखे हैं तो इसके बीच में 3 डिफरेंस बनेंगे। ये तीनों डिफरेंस निकालने के बाद चेक करूंगा कि कॉमन है कि नहीं है, यानी कि सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस जो गैप है वो सेम है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो यहाँ पे गैप सेम नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे हम नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं है तो एपी है ही नहीं, तो फिर आगे वाली टर्म्स कैसे निकालूं? सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो, फ्रैक्शन वाला यही करवाऊं क्या? 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ पे इसमें से यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहा हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये करा था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि जितनी भी आपने टर्म्स दे रखी होंगी या उनके बीच में जितने भी गैप बनते होंगे वो सारे निकालने पड़ेंगे। अगर सारों में से कोई भी एक फर्क आ गया तो एपी नहीं रहेगा। मानो कि 4 गैप बनते थे उसके अंदर और 4 में से पहले 3 तो सेम आ गए और चौथे वाला फर्क आ गया तो भी एपी नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी भी आपने टर्म्स दे रखी है ना उन सबके बीच का गैप देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है सेकंड पार्ट में भी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो जब आपको 4 टर्म्स दे देगा तो इसमें 3 गैप बनेंगे, तीनों के तीनों निकाल के चेक करने पड़ेंगे। और अगर जहां पे भी एक अनइक्वल आना शुरू हो गया वहीं पे लिख देंगे कि एपी नहीं है। तो a2 माइनस a1 कर रहा हूं, तो 5/2 माइनस 2 कर रहा हूं, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। अच्छा, a3 माइनस a2 कर लो, कितना आएगा 3 माइनस 5/2, 2 एलसीएम आएगा, यहाँ बन जाएगा 6 माइनस 5, यह आया 1/2। ठीक है, देख रहे हो अभी तक दोनों गैप सेम आया, तो मेरे को तीसरे वाला भी निकालना पड़ेगा, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लूँगा, 7/2 माइनस 3, 2 एलसीएम 7 माइनस 6 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बन गया, यानी कि डिफरेंस कॉमन है, सब में सेम है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि जो d होता था वो 1/2 आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन AP। ये एक AP है। ठीक है, ये AP है। अगर वो कहता है AP है ना भाई, अगर ये AP है तो आगे वाली 3 और टर्म निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो क्या करना होगा, या तो मैं रूल लगा दूं कि आपने दे रखी है पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अब आप फाइंड करना मतलब कि निकलवाना चाह रहे हो, हमसे डिमांड है आपकी फिफ्थ टर्म की, सिक्स टर्म की और सेवन्थ टर्म की, ये 3 टर्म निकालनी है। या तो मैं रूल पे काम कर लूं, बहुत अच्छा है, रूल पे काम करना आना चाहिए। तो फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया a प्लस 4d, सिक्स टर्म का हो गया a प्लस 5d और सेवन्थ टर्म का हो गया a प्लस 6d। इस बात को तो आप समझ चुके हो, यानी कि यहाँ पे यही सारा काम करते जाओ आप। a की वैल्यू लगाओ 2, a की वैल्यू तो 2 ही रहेगी हमेशा, 2 2 एंड 2, 4 इंटू डी, डी कितना है 1/2, 5 इंटू डी 1/2, कॉमा कॉमा एंड 6 इंटू डी। ठीक है, अगर यहाँ पे काम करूँ तो ये कट जाने वाला है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे देखूँ तो ये नहीं कटेगा, तो आएगा 2 प्लस 5/2। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 इंटू 2 4, 4 में 5 प्लस करा 9, 9/2 बन जाएगा ये। अच्छा, अगर मैं अगली वाली टर्म को देखूं तो ये 2 और 3 कटता है, सॉरी 2 और 6 कटता है 3 पे, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो आगे वाली जो टर्म्स हैं वो पहली आई 4, उससे अगली आई 9/2, उससे अगली आई 5। एक तरीका तो ये था कि मैं रूल पे काम कर लूँ ऐसे, और ये ज़्यादा अच्छा है। इस पे क्या होगा, आपके फॉर्मूला पक्का होगा और आपको लिखना आएगा कि जब भी आप फिफ्थ टर्म निकालना चाह रहे हो तो सीधी सी बात है, a के अंदर d एक कम करके लगा दो, a प्लस 4d,
7th टर्म निकाल रहे हो a+6d, अगर आपको 11th टर्म निकालनी होती तो a+10d हो जाता है ना। तो ये तो रूल पे काम हो गया। तो ये आंसर भी चेक करके बता दो जिसने बुक खोली हो कि सही है नहीं सही है, नहीं तो फिर मुझे अपनी बुक खोलनी पड़ेगी यहाँ पे। बता दो फटाफट, देख के बताओ। सही है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ऐसे बताते रहना चाहिए मुझे, आप लोग बताते रहा करो। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका वही वाला जो ऊपर मैं समझा चुका हूँ। कौन सा जी? वापस से ये वाला AP लिख रहा हूँ, यहाँ पे ही करके बता देता हूँ। इतनी जगह पे 2 था, फिर 5/2 था, फिर 3 था और फिर 7/2 था। ठीक है, इससे अगली वाली टर्म निकालनी है तो क्या करूँ? 7/2 में डिफरेंस ऐड करा देता हूँ, यानी कि 7/2 में प्लस कर दिया 1/2, तो 2 एलसीएम आ गया, 7 और 1 8 आ जाएगा, 8 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो अगली वाली टर्म मेरी 4 ही तो आई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करा था। यहाँ पे मैंने अपने दिमाग का यूज़ करा है कि होता क्या है AP के अंदर। कोई सी भी टर्म दे रखी है, उससे ठीक अगली वाली निकालनी है तो इस वाली टर्म में डिफरेंस प्लस करा दो। अब इस वाली टर्म से अगली वाली टर्म निकालनी है तो इस वाली टर्म में डिफरेंस ऐड करा दो। ठीक है, तो मैं स्क्रीन से बाहर ना चला जाऊँ तो वापस ये वाली टर्म को मैं खींच के इधर ला रहा हूँ। ठीक है, अब इससे अगली वाली टर्म निकालनी है तो इस वाली टर्म में डिफरेंस ऐड करा दो, अगली वाली आ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ? कोई मैसेज आया? चलो, जिसके नेट में प्रॉब्लम है उसका तो सॉल्यूशन मेरे पास है नहीं ना। बेटा समझ में आया ना? ये वाली टर्म हमें निकालनी थी, हमने निकाल ली 4। अब 4 से अगली वाली टर्म निकालनी है तो इस वाली टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करा दो, यानी कि 4 के अंदर ऐड करा दो 1/2। डिफरेंस तो 1/2 है ना, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 4 × 2 6, 6 में 1 प्लस करा, नहीं 4 × 2 6 कब से हो गया? 4 × 2 8, 8 में 1 प्लस करा 9, तो 9/2 हो गया। ठीक है जी, अगली टर्म 9/2 आ गई, वही आ रही है रूल से भी, फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, लेकिन कई जगह पे आपको इस टाइप का जो ये शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये चीज भी आनी चाहिए, क्योंकि कोई उलझे हुए क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमेशा हम लकीर का फकीर नहीं बने रहेंगे। हाँ, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, थोड़ा सा दिमाग का भी काम करो, कुछ ऐसे भी कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। और ठीक इससे अगली वाली टर्म निकालनी है तो क्या करोगे? इसी टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करा दो, 9/2 में प्लस करा दो 1/2। एलसीएम लोगे तो ये 10/2 हो जाएगा, और 10/2 को मतलब कि आप सॉल्व कर सकते हो, आगे 5 आता है, तो इससे अगली वाली टर्म कितनी आ गई? 5 आ गई, जो कि फॉर्मूले से भी आई है 5, और ऐसे भी आ गई है। अब चॉइस आपकी है, क्या करना है। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, पेपर के हिसाब से आप प्रॉपर फॉर्मूले का काम करके आओ, यही वाला जो येलो शेड वाला पहले कराया था। ठीक है, अच्छा ये तो सेकंड। अब डेसिमल वाला मैंने कोई पार्ट कराया नहीं है, और मैं सोचा ना भी कराऊं तो क्या है, जरूरी थोड़ा ना कि कराना मेरे को जरूरी है। डेसिमल वाला आप नहीं कर सकते, रूट वाला कराता हूं, ये 5th पार्ट। क्या बताना है? सेम क्वेश्चन है ना, कि बताओ ये AP है या नहीं, ये सारी टर्म्स AP की हैं या नहीं है। ये सीरीज तो है, सॉरी सीक्वेंस है, सीरीज पता नहीं क्यों बार बार निकल रहा है। ये एक सीक्वेंस तो है, लेकिन क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक AP का है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है? तो गैप पे काम करना पड़ेगा। फिर से मैं वही करूँगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो मेरे को डिफरेंस निकाल के चेक करना होगा। A2 माइनस A1 निकाल रहा हूँ मैं, 3 + √2 में से माइनस कर रहा हूँ पहली टर्म 3 को, तो 3 और 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा? √2। तो यहाँ पे जो गैप बना वो √2 का बना, अगली वाली में भी √2 का गैप आ रहा है, तो A3 प्लस नहीं माइनस A2 कर लूँगा, तो 3 + 2√2 में से माइनस करूँगा सेकंड वाली टर्म, यानी कि 3 + √2। जब सेकंड वाली टर्म में अपने आप से दो वैल्यूज आ रही हैं तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ताकि अगले स्टेप में हम साइन चेंज कर सकें, वरना अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलती हमारे पे भारी पड़ेगी। क्या होगा? 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 और √2 को माइनस करना है। कैसे करते हैं आपको मालूम है ना, 9th क्लास में सीखा था इस बात को, कि रूट वाली टर्म्स माइनस तब होंगी जब उनके रूट के नंबर सेम होंगे। इसमें भी √2 आ रहा है, उसमें भी √2 आ रहा है, अब ये माइनस या प्लस हो जाएगा। किस चीज को माइनस या प्लस किया जाता है? रूट के बाहर वाले नंबर को। इसके बाहर है 2, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2√2 और इसका मतलब हो गया 1√2। तो किस चीज से कैलकुलेशन की जाती है जी? रूट के नंबर सेम होने चाहिए, तभी हम रूट वाले नंबर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो माइनस हो जाएंगे,
क्योंकि रूट के नंबर सेम है। माइनस कौन सी चीज होगी? रूट के बाहर वाले नंबर। 2 में से 1 गया 1 और रूट 2 का रूट 2, तो 1 रूट 2 मतलब रूट 2 ही हो गया ना। तो अभी तक डिफरेंस तो सेम चल रहा है, यानी कि डिफरेंस मतलब जो गैप, ठीक है। डिफरेंस वर्ड तब यूज करना है जब कॉमन हो, सेम हो। अभी फिलहाल मैं गैप वर्ड यूज कर रहा हूँ कि गैप, दो गैप तो सेम आ रहा है, तीसरे वाला गैप भी यही आना चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा मेरा। आप इतना लिख के छोड़ मत देना यार, पहले दो तो सेम आया ना, अगले वाला भी सेम ही आएगा, चल लिख दे एपी है। आपको दिखाना पड़ेगा। ये हो सकता है वो आपको यही चेक कर रहा हो कि मैं आगे वाले में यहाँ पे फ़र्क डाल देता हूँ, देखता हूँ बच्चा सही देता है आंसर कि नहीं। तो आपने प्रॉपर करके आना, जितनी भी टर्म्स देगा उसमें आखिर वाली टर्म तक आपको गैप चेक करके आना होगा। अब पता कैसा गंदा सा क्वेश्चन आएगा मेरे सामने, सर अगर 15 टर्म दे देगा तो क्या 14 बार हमें गैप निकालना आएगा? नहीं नहीं, इतना लंबा देगा नहीं, टेंशन मत लो। वो भी इतना पागल बंदा नहीं बैठा हुआ सामने कि वो तुम्हारे पास वेला बैठा है वो भी, और तुम्हारा कोई समझ रहा है, वेले हैं ये भी। वेले मतलब फ्री, खाली टाइम है जिनके पास। तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर रहा हूँ, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2, 3 से 3 कट गया, 3 रूट 2 में से वो 2 रूट 2 माइनस करेंगे, वही पैटर्न यूज़ करेंगे, वही कैलकुलेशन के स्टेप्स बनेंगे कि रूट वाले नंबर सेम है तो माइनस प्लस हो जाएंगे। और कौन सी चीज़ माइनस या प्लस होगी? रूट के बाहर वाले नंबर। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, 1 रूट 2, और वाह, यहाँ पे तो तीनों के तीनों गैप बराबर आ गए, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस कॉमन है, यानी उसको क्या लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे जो d है वो मिल गया हमें रूट 2, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एक एपी है। अगले वाली 3 टर्म निकालनी है, या तो रूल का यूज कर लो या फिर सीधी सीधी सी बात है, जो भी लास्ट टर्म आपको दे रखी है, जैसे कि मैं यहीं पे करा दूं, यानी कि फोर्थ टर्म तक दे रखा है ना, फिफ्थ टर्म निकालना है, तो मैं फोर्थ टर्म के अंदर डिफरेंस को प्लस करा रहा हूँ। यानी कि फोर्थ टर्म थी हमारी 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें प्लस करा रहा हूँ रूट 2 को, डिफरेंस को, यानी कि फोर्थ टर्म में प्लस करा रहा हूँ डिफरेंस को। अगर ये भाषा समझ में नहीं आ रही ना तो मुझे बता देना कि सर हम तो फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा बढ़िया है। ये आ जाएगा 4d, नहीं 4d नहीं 4 रूट 2। ऐसे ही 6 टर्म क्या आएगी? अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर भी एक पैटर्न बन रहा है, 3 के बाद आया प्लस रूट 2, फिर इसके बाद आया 2 रूट 2, फिर इसके बाद आया 3 रूट 2, उसके बाद आया 4 रूट 2, तो अब यानी कि अगला क्या आने वाला है? 5 रूट 2, और उससे अगले वाला 6 रूट 2। तो मैं इसको प्रॉपर कैलकुलेट ना भी करूं तो मेरे को समझ में आ गया है कि ये तरीका चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ऐसे लिख के मत आना पेपर में, पेपर में वो इस पे भी नंबर काटेंगे क्या कर रही है। तो आप प्रॉपर यहाँ तो इस वाले तरीके को लिख के आना या फिर फॉर्मूले का यूज करके आना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। और कोई बच्चा भी जवाब दे सकता है महक अग्रवाल के अलावा? जिनको समझ में आ रही है वो हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, मुझे खुशी हो जाए जाके एक बार कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा वो मत खड़ा करना हाथ को। आयुष को नहीं आया सर, एक बार और बता दो सर, वो नेट का प्रॉब्लम था, अटक गई थी आपकी वीडियो। क्या चीज बेटा समझ में नहीं आई? मैंने वो टर्म आपने भी एंड में बोला। टर्म निकालने मैंने सिखा रखी है ना, आप टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज करके आना, सीधी सी बात है, टेंशन मत लो। फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस 4d, सिक्स टर्म के लिए a प्लस 5d एंड सेवंथ टर्म के लिए a प्लस 6d। d मिल गया है, a आपको पता ही है रूट 3, a है 3, इस क्वेश्चन के लिए a है 3 इस पार्ट के लिए, ठीक है जी। हाँ तो मेरे को पता नहीं चला कि कितने बच्चों ने हाथ, अच्छा वो बच्चे हाथ खड़ा कर दो जिनको समझ में नहीं आया। आप बाकी सारे अपने खड़े हाथ को जरा नीचे कर लें। उमरा समझ में नहीं आया? माही? अच्छा माही को और उमरा को समझ में नहीं आया, हाथ खड़े हुए मैं इसलिए कह रहा हूं। और बताओ और किसको नहीं आया? 2 बच्चों को नहीं आया। क्लिक कर रही हूँ, लॉगिन हो ही नहीं रहा, तब हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, चलिए ठीक है। ये आगे वाले पार्ट हैं, यानी कि टोटल देखो कितने पार्ट है, 10 और 5 15 पार्ट है टोटल, और इसमें से मैंने अभी यहाँ तक कराए हैं तुम्हारे को। ये वाले बीच में तुम खुद प्रैक्टिस करो, ये छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और मैं इसमें से एक तो ये कराता हूँ आपको 11th पार्ट और ये 12th पार्ट। बस अभी आज के लिए 2 पार्ट हो रहे हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में।
ये है ए स्क्वेयर ए क्यूब ए पावर 4। ये 11th का टॉपिक है, 10th का टॉपिक नहीं है। समझ में तो तुम्हें आ ही गया होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं फिर। तो आप वैसे प्रॉपर कैलकुलेट करके कैलकुलेशन दिखाओगे ना। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो मैं डिफरेंस निकालने वाला हूँ। a2 माइनस a1 कितना आएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करा, इसमें गैप पता लगेगा मुझे इससे। इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा बड़ी बात है, a कॉमन ले सकते हो, a माइनस 1 बच जाएगा, और तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, a3 माइनस a2 कर लो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर। अब ये मत समझना कि क्या सर ऐसा गैप हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसा गैप हो सकता है। लेकिन इस एपी ये एपी तो सॉरी नहीं है, एक ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एपी का है या नहीं है, उसके लिए तो यही चेक करना पड़ेगा ना कि इनमें गैप, सब में गैप बराबर होना चाहिए। तो मैं a3 माइनस a2 कर रहा हूँ, तो a3 की वैल्यू है a क्यूब, सेकंड टर्म की वैल्यू है a स्क्वेयर। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो क्या चीज़ कॉमन आती है यहाँ पे, a स्क्वेयर कॉमन आ जाता है, और क्या बचता है a माइनस 1। क्या ये वाला और ये वाली वैल्यू सेम है, a ब्रैकेट में a माइनस 1 और a स्क्वेयर ब्रैकेट में a माइनस 1, क्या सेम है? नहीं ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब कि डिफरेंस कॉमन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, नहीं है तो आगे वाली टर्म निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगले पे आते हैं। √2, √8, √18, √32। अब पहला दिमाग में तो आता है यार रूट के नंबर, अभी सर ने बताया था, यहाँ हमने 9th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। रूट की कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग है, हमें मालूम है रूट के नंबर प्लस और माइनस तब होते हैं जब रूट के नंबर सेम हो। यहाँ पे तो पहले ही दिख रहा है सेम नहीं है, तो बच्चे जल्दीबाजी में कहते हैं कि ये तो वैसे ही एपी नहीं बनने वाला, तो डायरेक्टली लिख दो ना एपी नहीं है। हो सकता है ये एपी ना हो, लेकिन ये रूट वाले नंबर जो है इनको और जितना आप खोल सकते हो, जितना आप छोटा कर सकते हो उतना कर लो पहले। √2 को तो मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन √8 को तोड़ सकता हूँ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका रूट क्या बनने वाला है, मतलब कि रूट में 8 था, 8 के फैक्टर कर रहे 2 इंटू 2 इंटू 2। किसका पेयर बन गया यहाँ पे, 2 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ गया। किसका पेयर नहीं बना, इस वाले 2 का पेयर नहीं बना, ये रूट में रह गया। तो यानी कि √8 का मतलब हो गया 2√2। अब ये 2√2 है, वो √2 है। अब मुझे लग रहा है यार ये तो प्लस माइनस हो सकते हैं, मैं तो पहले सोच रहा था तो प्लस माइनस ही नहीं होंगे, क्योंकि रूट के नंबर पहले तो दिख रहा था कि नहीं बराबर, लेकिन एक्चुअल में √8 का मतलब है 2√2, और 2√2 और √2 प्लस माइनस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि रूट के नंबर सेम है। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, नहीं आ रही तो बोल देना। अच्छा, √18 को करते हैं, ऐसे √18 को करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए, ऐसे वाले ये होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं, मैं गलत कर रहा था वहाँ पे, 332। और ये किसी अब मैं क्या बोलूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे। ये बोल देते हैं कि भाई आपको अगर कोई बोलेगा ना कि यहाँ पे सबसे पहले छोटा नंबर ही लेना होता है, तो सरासर गलत है, ठीक है। यहाँ पे नंबर लेने होते हैं हमेशा प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ, अब वो डेफिनेशन गलत बोलते हो, ऐसे बोलते हो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। नहीं, ऐसे अपने टेबल में आने वाला नंबर 1 है तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है 1। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं दुनिया के अंदर, जिनके 2 ही फैक्टर्स हैं, वही नंबर प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 3 के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, 2 फैक्टर हुए, 3 और 1, ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर है। 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 2 के नंबर में आता है, किसी 2 टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर है। 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में आता है। तो 2 से ज़्यादा होते ही वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। और 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, 1 के टेबल में, इसलिए वो भी प्राइम नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये हो गया कि यहाँ पे पेयर बना 3 का, 3 बाहर आ गया, √2 रह गया, मतलब कि 2 के रूट के अंदर सिर्फ 2 रह गया जो कि बाहर नहीं आ सका। ऐसे 32 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और इसमें से पेयर बनेंगे बेटा, एक तो 2 का, एक फिर से 2 का,
और ये वाला 2 का पेयर नहीं बना, तो यानी कि 2 2 बाहर आ जाएंगे ग्रीन वालों में से। ग्रीन वाले 2 में से एक 2 बाहर आ गया, येलो वाले 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और जो बाहर नहीं आ सका वो ये वाला 2 था, वो रूट के अंदर ही रह गया। तो यानी कि अब ये जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा दिखा, √2, 2√2, 3√2 और 4√2। अब ये चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A2 माइनस A1 यानी कि 2√2 माइनस √2 यानी कि √2, A3 माइनस A2 3√2 माइनस 2√2, कैलकुलेशन करेंगे तो √2, A4 माइनस A3 4√2 माइनस 3√2, माइनस करने के बाद आ जाएगा √2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है कितना आया √2 का, देयरफॉर ये एक AP है। और इससे अगली वाली टर्म निकालनी है तो 4√2 में √2 प्लस कर दो, 5√2, 5√2 में एक √2 प्लस कर दो, 6√2, और इससे अगली वाली टर्म निकालनी है तो इस 6√2 में एक √2 और प्लस कर दो तो 7√2। तो ये आगे वाली 3 टर्म हो गई, ये यहाँ पे आएगा, इससे अगले वाले आंसर का पार्ट रहेगा। और ये AP है या नहीं है इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। ठीक है, आज इतना ही करना है। ये सारे बचे हुए क्वेश्चंस और ये जो इसकी स्टार्टिंग थी इस टॉपिक की, वो सारी आपने दिमाग में डाल लेनी है अपने, तब आगे के क्वेश्चन हम बड़े आराम से ये टॉपिक हम कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। जय राम जी की, बाय बाय।